नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज के इस लेक्चर में हम लोग उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स जो कि दिसंबर महीने का पूरा है उसको कवर करेंगे। निश्चित रूप से थोड़ा सा इस बार हम लेट हो गए इस मामले में, लेकिन दिसंबर का पूरा करंट अफेयर्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे और जल्दी ही जो है अगले वीडियो में हम जनवरी 2021 की बात करेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि आप लोग के ही बेहद डिमांड पर जो है उत्तर प्रदेश का पूरा करंट अफेयर्स एक पीडीएफ में करके आपको ई मैगजीन के रूप में पब्लिश किया जा चुका है, जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको जानकारी दी। इसमें जनवरी 2020 से लेके दिसंबर 2020 तक का पूरा करंट अफेयर्स, उत्तर प्रदेश की आर्थिकी, उत्तर प्रदेश की समस्त योजनाएं और जितना भी उत्तर प्रदेश का करंट से जुड़ा हुआ जीके है सब एक साथ इसमें कंपाइल करते हुए जारी कर दिया गया है। इसको पाने के लिए, इसको प्राप्त करने के लिए तरीका यहाँ पर लिखा हुआ है। आप इस नंबर पर यानी 9506742546 पर करंट अफेयर्स, यूपी करंट अफेयर्स ई बुक लिख के भेज दीजिए, आपको लिंक दे दिया जाएगा। साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दोनों जगह पर आपको इसका जो है लिंक मिल जाएगा। तो जिन्होंने नहीं लिया हो वो ले सकते हैं इसको जो है। चलिए पहला हम आज का देखते हैं अपना फैक्ट। पहला फैक्ट है कानपुर एक्सप्रेसवे कहलाएगा नेशनल एक्सप्रेसवे NE6। जिस तरह से नेशनल हाईवेज के नाम रखे जाते हैं उसी तरह से अब नेशनल एक्सप्रेसवे को NE टर्म दिया जाता है शॉर्ट में, और नेशनल हाईवे को क्या कहते हैं हम, NH कहते हैं। तो जो कानपुर एक्सप्रेसवे है उसका नया नाम क्या रखा गया है, NE6 उसका नाम रख दिया गया है। तो हाल ही में मार्च 2021 से बनने वाले लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे एलिवेटेड रोड को नेशनल एक्सप्रेसवे का दर्जा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने दे दिया है। यह एक्सप्रेसवे 8 लेन के हिसाब से डिजाइन किया गया है। लखनऊ कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग NH27 के 11 किलोमीटर से शहीद पथ के पास NH6, शहीद पथ कहाँ है, लखनऊ में है, अमौसी एयरपोर्ट के पास में। तो वहां पर जो है ये NE6 से शुरू होगा। इसके बाद बनी, कांठा, अरसास होते हुए NH27 के 71.3 किलोमीटर के पास ये NE6 समाप्त हो जाएगा। 63 किलोमीटर लंबा लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के NE6 का दर्जा मिलने के बाद इसका महत्व और अधिक बढ़ जाएगा और लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का निर्माण डिफेंस कॉरिडोर में शामिल किया जाए। तो इन सब वजहों से ये महत्वपूर्ण है। और इसकी आपको लंबाई पूछी जा सकती है कि NE6 या जो है नेशनल एक्सप्रेसवे 6 जो है लखनऊ कानपुर, इसकी लंबाई कितनी है प्रस्तावित, 63 किलोमीटर, और ये जल्दी ही जो इसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। आगे चलते हैं। BC सखी योजना, ये क्या है, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड एक योजना है। तो BC सखी योजना को सबसे पहले जो है उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है, इस लिहाज से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। BC सखी योजना महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसके तहत महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट, जिनका नाम रखा गया है BC सखी, इसी का जो है फुल फॉर्म है बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट सखी यानी BC सखी, तैनात करने का फैसला लिया है, जिसके लिए रिवॉल्विंग फंड की स्थापना की जाएगी। तो पहला जो चरण होगा उसमें 58,000 महिला अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, जिनको प्रशिक्षणोपरांत रोजगार से जोड़ा जाएगा। और उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां महिलाओं को रोजगार देने संबंधी इस प्रकार की कोई योजना प्रारंभ की गई है। चलिए आगे चलते हैं। उद्योगों की सप्लाई चेन मजबूत करेगी उत्तर प्रदेश की एकीकृत लॉजिस्टिक योजना। तो ये लॉजिस्टिक योजना क्या है, उद्योगों की सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए सरकार ने एकीकृत लॉजिस्टिक योजना तैयार की है, जिसके तहत सरकार बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए 6 बिंदुओं पर काम करेगी। अगला अपडेट देखते हैं हम। प्रदेश में 28 नई नगर पंचायतों का गठन किया जाएगा। आप जानते हैं कि जल्दी ही जो है पंचायत चुनाव होने भी वाले हैं। तो बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश में 28 नए नगर पंचायतों के गठन का फैसला लिया है। साथ ही 9 नगर पालिका परिषदों तथा 12 नगर पंचायतों की सीमा का
विस्तार भी करने का निर्णय लिया गया है। क्यों? क्योंकि जो है इन क्षेत्रों में अब शहरीकरण बढ़ रहा है, तो इनको जो है नगर पंचायत का दर्जा दिया जा सकता है। नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन के अनुसार कुल 276 राजस्व ग्रामों को शामिल करते हुए 28 नई नगर पंचायतों का सृजन किया गया है और कुल 102 राजस्व ग्रामों को नगरीय क्षेत्र में शामिल करते हुए 9 नगर पालिका परिषदों की सीमा को विस्तारित किया गया है। 77 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुए 12 नगर पंचायतों की सीमा का विस्तार किया गया है। तो ये सब जो है कार्रवाई चल रही, विशेषकर जो है क्योंकि यहाँ पर अब पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। अब ये कौन कौन से शामिल किए गए हैं, कहाँ पर नई नगर पंचायतें बन रही हैं, तो इसको आपको अक्षर से याद करने की जरूरत नहीं है, बस इसकी संख्या पर्याप्त है, विवरण दिया हुआ है यहाँ पर। और इसी के साथ जो है उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने कई और फैसले लिए हैं जिनको आप संक्षेप में केवल जान लीजिए। गोरखपुर विकास क्षेत्र की सीमा विस्तार करने का फैसला किया गया है, यानी गोरखपुर जो है डेवलपमेंट एरिया जो है उसका जो अभी तक वर्तमान सीमा क्षेत्र है उसको और बढ़ाया जाएगा, यानी उसमें कुछ ग्रामीण इलाकों को भी शामिल किया जाएगा। फिर स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण है इसके फेज 2 के तहत संचालित गतिविधियों में व्यय होने वाली धनराशि में केंद्रांश यानी जो केंद्र सरकार से अंश प्राप्त होता है वो 60% प्राप्त होता है, वह राज्यांश 40% प्राप्त होने पर राज्य ने अपनी सहमति व्यक्त कर दी है, यानी 60% जो है राज्य सरकार अपनी तरफ से व्यय करेगी इसमें। उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड को अतिरिक्त ऊर्जा विभाग के नियंत्रणाधीन करने का भी फैसला किया गया है और कारापाल नियमावली में संशोधन होगा और अब केवल बंदी रक्षक के पद पर भर्ती होगी। इससे पहले इसी संवर्ग में 3 और जो है भर्तियां होती थी। चलिए अगला देखते हैं अपडेट। वाराणसी को चावल निर्यात का केंद्र बनाया जाएगा। ये जो है नया फैसला लिया गया है कि वो जो है चावल के निर्यात का एक केंद्र बनेगा। तो कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण जिसको एपीडा कहते हैं, भारत के प्रमुख निर्यातकों के साथ मिलकर वाराणसी को गैर बासमती चावल निर्यात का प्रमुख केंद्र बनाने की तैयारी कर रहा है। धान का कटोरा ये उत्तर प्रदेश के किस जिले को कहते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये कहते हैं चंदौली को, ध्यान रखिएगा दोस्तों, चंदौली को धान का कटोरा नाम से भी जो है कहा जाता है। ये वाराणसी से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां गंगा के मैदानी इलाकों में उपजाऊ भूमि के कारण बासमती चावल की बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। इन इलाकों के गैर बासमती चावल के निर्यात के लिए वाराणसी को केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सकता है। यूपी के 5.12 लाख उद्यमियों को 22,800 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया। तो ये भी उत्तर प्रदेश सरकार अपनी एक बड़ी उपलब्धि के रूप में बता रही है। तो वैश्विक मंदी के दौर में भी देश में सबसे अधिक यूपी की 5,12,000 सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक इकाइयों को यानी एमएसएमई को ने अपना कारोबार बढ़ाने के लिए 22,800 करोड़ रुपए का ऋण लिया है। खादी से विश्व का सबसे बड़ा मास्क बनाने की तैयारी चल रही है। तो प्रदेश में कोरोना महामारी में मास्क की महत्ता समझाने और जनता को जागरूक करने के लिए खादी से विश्व का सबसे बड़ा मास्क बनाया जा रहा है। इस संकल्प में सहयोग के लिए प्रदेश के 75 जिलों से 2-2 मीटर खादी कपड़ा भी एकत्र किया गया है। अब ये जब बनेगा तो इसके बारे में अपडेट देंगे आपको। 5 जिलों में बायोगैस प्लांट स्थापित किए जाएंगे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। तो ये जिले कौन से हैं? पहले चरण में प्रदेश के 5 जिले जो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कोऑपरेटिव मॉडल बायोगैस प्लांट स्थापित किए जाएंगे। और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण में सरकार गांव में ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन का काम कर रही है और ये जो बायोगैस प्लांट हैं ये गोवर्धन योजना के अंतर्गत है। आप जानते हैं गोवर्धन योजना केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो इसी के तहत व्यक्तिगत बायोगैस प्लांट बनाए जा रहे हैं और 5 जिलों में जो है इसके प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआत की गई है। गोरखपुर के 100 ग्राम पंचायत विकसित करेगा उत्तर प्रदेश। गोरखपुर में जो है विशेषकर पूर्वांचल क्षेत्र पे तो विकास हो ही रहा है, खासकर गोरखपुर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने गोरखपुर जिले में 100 ग्राम पंचायतों को मॉडल गांवों के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया। इसका उद्देश्य गांवों को आत्मनिर्भर बनाना है जिससे कि वे अन्य ग्राम पंचायतों के लिए भी उदाहरण बन सकें। आगे बात करते हैं
जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अभी रिसेंटली इसका नाम बदल दिया गया है, ये आपसे पूछा जा सकता है। अब इसको क्या कहा जाएगा? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब ये इसका नाम नया हो गया और इसका डिजाइन जो है लंदन, मॉस्को और मिलान एयरपोर्ट की तर्ज पर किया जा रहा है। एक्चुअल में इसको भारत के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक एयरपोर्ट के लिए तर्ज पर विकसित किया जा रहा है और इसमें कई सारी भी चीज़ें और भी होंगी, उसको यहाँ पर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। बांदा में पहली बायो सेफ्टी लैब 4 और राष्ट्रीय संक्रामक संस्थान बनेगा। ये बहुत बड़ा डिसीजन लिया है क्योंकि कोरोना संकट को देखते हुए। तो देश में पुणे के बाद दूसरी और सूबे की पहली बायो सेफ्टी लैब, जिसको BS4 लैब कहते हैं, ये उत्तर प्रदेश के बांदा में खुलेगी। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा संभावित होते हैं। इसके साथ ही प्रदेश का पहला राष्ट्रीय संक्रामक संस्थान भी बांदा में खोला जाएगा। तो ये 2-3 एंगल से आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये पहली बायो सेफ्टी लैब है उत्तर प्रदेश में जो स्थापित होगी और पहला जो है प्रदेश का राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान भी बांदा में शुरू किया जाएगा। डॉग पार्क बन रहा है जो देश का सबसे बड़ा डॉग पार्क होगा, यानी कुत्तों का पार्क होगा। तो ये डॉग पार्क कहाँ बन रहा है? नोएडा में। अंतर्राष्ट्रीय मानक वाला देश का सबसे बड़ा डॉग पार्क नोएडा के सेक्टर 13 में बनेगा। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस डॉग पार्क में डॉगी के खेलने, प्रशिक्षण, इलाज के साथ साथ खाने पीने से जुड़े फूड स्थल भी होंगे। यानी यहाँ पर जो है लोग अपने कुत्तों को जो है ट्रेन भी करा सकते हैं, उनका इलाज भी करा सकते हैं, उनके खाने पीने का तमाम इंतजाम होगा। तो कुल मिलाकर जो है ये पूरा डेडिकेटेड जो है डॉग पार्क होगा। और इससे पहले एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि देश का पहला प्रमाणित डॉग पार्क कहाँ पर है? तेलंगाना के ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम ने कोंडापुर में 1.1 करोड़ रुपए की लागत से 1.3 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि देश का पहला सर्टिफाइड डॉग पार्क कहाँ है? तो आप अगर प्रदेश पूछा जाए तो तेलंगाना, नहीं तो हैदराबाद में। आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क बनाने की योजना चल रही है। तो प्रदेश में बनने जा रहे 2 प्लास्टिक पार्क में से एक कहाँ बनेगा? गोरखपुर में बनेगा और इससे पहले इसको कानपुर में बनाने की योजना थी। और दूसरा प्लास्टिक पार्क जो है औरैया में बनेगा। यानी जो पहले कानपुर में योजना थी वो हटा दी गई है। अब कानपुर की जगह ये प्लास्टिक पार्क कहाँ बन सकता है? गोरखपुर में बनेगा और दूसरा जो है औरैया में बनेगा। 2.62 करोड़ LED बल्ब से यूपी ने बचाए 1363 करोड़ रुपए। यानी यहाँ पर जो है LED बल्बों का बहुत ज़्यादा वितरण किया गया। तो प्रदेश में ऊर्जा संरक्षण अभियान के तहत उजाला योजना में 2.62 करोड़ LED बल्ब लगवाकर सरकार ने 1363 करोड़ रुपए की बचत की है। ऊर्जा संरक्षण के उपायों से यूपी ने 2.76 मिलियन कार्बन टन उत्सर्जन में भी कमी की है, यानी प्रदूषण भी जो है इससे बचा है। बाकी जो है ये वाला पॉइंट यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऊर्जा संरक्षण में उपायों को प्रोत्साहन देने के लिए अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज, गोरखपुर, इनको जो है सोलर सिटी बनाने का प्रस्ताव सरकार ने किया है। तो आपसे पूछा जाएगा अगर कि कौन कौन से शहर सोलर सिटी के रूप में विकसित किए जाएंगे, तो अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज व गोरखपुर, इनको सोलर सिटी रूप में बताया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा विकास प्राधिकरण, जैसे हर जो है बड़े शहर में विकास प्राधिकरण होता है वहाँ के विकास के लिए, तो सबसे बड़ा जो विकास प्राधिकरण है वो अयोध्या में होगा। योगी सरकार की कैबिनेट मंजूरी के बाद अयोध्या विकास प्राधिकरण क्षेत्रफल के लिहाज से प्रदेश का सबसे बड़ा विकास प्राधिकरण बनेगा। बड़े प्रदेश में अयोध्या के 154, गोंडा के 63 व बस्ती के 126 ग्राम को जो है शामिल किया जाएगा। यानी उसका जो दायरा है वो बढ़ाया जा रहा है। जिस तरह से NCR की हम लोग बात करते हैं ना, तो उसी तरह से इसका जो अयोध्या का विकास प्राधिकरण होगा उसमें आसपास के शहरों के भी जो है क्षेत्र शामिल किए जा रहे हैं। शासन के फैसले के पश्चात प्राधिकरण का क्षेत्रफल 772.81 स्क्वायर किलोमीटर हो गया है, जो अभी कितना है 133.67, यानी कई गुना की वृद्धि इसमें कर दी गई है।
करतनिया घाट व सोहागी बरवा में भी गैंडा पुनर्वास केंद्र बनाए जाएंगे। ये अच्छी न्यूज़ है, उत्तर प्रदेश के वाइल्ड लाइफ और पर्यटन से जुड़ा हुआ। तो दुधवा टाइगर रिजर्व में गैंडा परियोजना की सफलता को देखते हुए बहराइच में जो करतनिया घाट है उसमें और महाराज में जो सोहागी बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या वन्य जीव क्षेत्र है उसमें भी गैंडा पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो ये दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए कि करतनिया घाट बहराइच जिले में पड़ता है और दूसरा जो है सोहागी बरवा जो है ये कहाँ पड़ता है, ये महाराजगंज में पड़ता है। इनमें जो है नए गैंडा पुनर्वास केंद्र शुरू किए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। यातायात प्रशिक्षण का महाविद्यालय कहाँ पर खुलेगा? लखनऊ में। सबसे जरूरी बात जो आपको याद रखनी है वो यही याद रखनी है कि पुलिस सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रदेश सरकार द्वारा सूबे का पहला यानी प्रदेश का पहला यातायात प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ पर खोला जाएगा? लखनऊ की मोहनलालगंज तस्वीर में परवर पश्चिम में खोला जाएगा और ये देश का प्रथम राज्य स्तरीय यातायात प्रशिक्षण महाविद्यालय होगा। आगे बढ़ते हैं। धर्मार्थ कार्य निदेशालय की स्थापना की जाएगी कहां पर? वाराणसी में। तो योगी कैबिनेट ने हाल ही में धर्मार्थ कार्य विभाग के निदेशालय के गहन गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये निदेशालय वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद द्वारा उपलब्ध कराए गए भवन में स्थापित होगा और इसका उप कार्यालय कैलाश मानसरोवर भवन गाजियाबाद में होगा। फिर 13 नए मेडिकल कॉलेज, काफ़ी दिनों से प्रयास चल रहा है तो अब उनका जो है रास्ता साफ हो चुका है। हालांकि इनको पहले ही बजट में भी इनके लिए प्रावधान किया गया था और अनुमति भी पहले हो गई थी, लेकिन अब जो है नेशनल मेडिकल कमीशन यानी NMC के तय मानकों के अनुसार प्रदेश में 13 नए राजकीय मेडिकल कॉलेजों के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। नए मेडिकल कॉलेजों के खुलने के बाद 45 जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज होंगे जिन्हें विस्तारित करके प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना है। एक्चुअल में ये जो एक मेडिकल कॉलेज है ये क्या है प्रत्येक जिले में, वहाँ पर जो भी जिला चिकित्सालय या कोई बड़ा सरकारी अस्पताल है उसी को उच्चीकृत करके वहाँ पर जो है मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सैमसंग की डिस्प्ले यूनिट को विशेष प्रोत्साहन मंजूरी दी है उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो चीन को छोड़कर नोएडा में मोबाइल फोन और IT उत्पादों के डिस्प्ले यूनिट बनाने का कारखाना स्थापित कर रही मेसर्स सैमसंग डिस्प्ले नोएडा प्राइवेट लिमिटेड को हाल ही में प्रदेश कैबिनेट द्वारा विशेष प्रोत्साहन मंजूर कर दी गई है और कंपनी को उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2017 के तहत पूंजी आदान भूमि हस्तांतरण पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये जो सैमसंग की डिस्प्ले यूनिट है ये कहाँ पर स्थापित हो रही है? ये नोएडा में स्थापित हो रही है, जो चाइना में होनी थी लेकिन वहाँ से ये अब भारत में नोएडा में उत्तर प्रदेश में आ गई है। यूपी का पहला एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ खुल रहा है? उन्नाव में। तो उत्तर प्रदेश का पहला एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल पार्क आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के नज़दीक उन्नाव में बनेगा, यानी जिला जो है वो उन्नाव होगा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर औद्योगिक विकास विभाग ने एक्सप्रेसवे के किनारे 15 शहरों में करीब 9000 हेक्टेयर जमीन चिन्हित की है। ई संजीवनी से परामर्श लेने पर यूपी देश में दूसरे स्थान पर। ई संजीवनी क्या है? एक जो है चिकित्सा संबंधी ऐप है जिसमें डॉक्टर से ऑनलाइन जो है कंसल्टेशन किया जा सकता है और ये जो है कोरोना संकट के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने ई संजीवनी सुविधा ऐप लॉन्च किया था। तो कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग के ई संजीवनी ऐप के माध्यम से डॉक्टरों से परामर्श लेने की दिशा में देश में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर, यानी राष्ट्रीय स्तर पर जो है अगर देखा जाए तो प्रदेश दूसरे स्थान पे। इस माध्यम से प्रदेश में रोजाना 4000 से लोगों ने टेली कंसल्टेशन की सुविधा का लाभ उठाया। ई संजीवनी सेवा की शुरुआत 16 दिसंबर तक 2.80 लाख से अधिक लोग ऑनलाइन परामर्श ले चुके हैं। यूपी में मेरठ के लोगों ने सबसे अधिक OPD सेवा का जो है फायदा लिया है। आगे चलते हैं। गेहूं व धान खरीद में कंप्यूटरीकृत तकनीक के प्रयोग पर यूपी पुरस्कृत। यूपी को पुरस्कार मिला है क्योंकि उसने कंप्यूटराइज तरीके से गेहूं व धान की सर्वाधिक खरीद की है।
तो गेहूं व धान खरीद में कंप्यूटराइज तकनीक के प्रयोग से प्रदेश के खाद्य एवं रसद विभाग को 30 दिसंबर 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा डिजिटल अवार्ड्स 2020 प्रदान किया गया। भारत सरकार ने राज्य के खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा प्रेजेंटेशन को डिजिटल गवर्नेंस में उत्कृष्ट पाते हुए डिजिटल अवार्ड्स 2020 देने का निर्णय लिया है। तो ये भी महत्वपूर्ण हो सकता है कि ये राष्ट्रपति के स्तर से दिया जाएगा। वरासत अभियान एक शुरू किया गया है, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में जो है, इसमें क्या है, जो जितना भी भूलेख है, लोगों का नाम प्रायः जो है खसरा खतौनी में दर्ज नहीं होता है, लोगों के पास जमीन तो है लेकिन उनके पास जो है कोई ऐसा कागज नहीं होता दिखाने का कि ये स्वामित्व उन्हीं का है। परंपरागत रूप से वो जमीन उनकी है, जो है वहाँ के लोग जानते हैं, सभी जानते हैं, लेकिन अगर कोई बुरी नीयत से उसको हड़पने का प्रयास करता है तो उसको जो है सिद्ध करने के लिए उनके पास कोई जो है इस तरह का प्रामाणिक दस्तावेज नहीं होता था। तो इसी पहल को जो है यूपी सरकार ने शुरू किया था कि वरासत अभियान चलाएंगे और जितने भी लोगों के ज़मीनें हैं उनको उनके नाम से बाकायदा अभिलेखों में दर्ज किया जाएगा, उनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो ये 15 दिसंबर से 15 फरवरी, 15 दिसंबर मतलब 2020 से 15 फरवरी 2021 तक जो है वरासत अभियान चलाया जा रहा है। और 15 से 30 दिसंबर तक राजस्व व तहसील अधिकारियों द्वारा राजस्व ग्राम में खतौनियों को पढ़ने की प्रक्रिया और लेखपाल द्वारा ग्रामवार कार्यक्रम बनाकर सर्वे करके जितने भी प्रार्थना पत्र हैं उन्हें लेकर जो है उनकी स्क्रूटनी कर ये सब काम किया जा रहा है। तो जो भी अभिलेख दर्ज किए जाएंगे वहाँ के जिले के कर्मचारियों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, उसकी पुष्टि भी कराई जाएगी, उसका वेरिफिकेशन भी कराया जाएगा। ये नहीं कि इस बार अभियान चल रहा है तो उसमें फिर कोई गड़बड़ी हो जाए, तो उसको रोकने के लिए जो है उसकी जो है क्रॉस चेकिंग एक तरह से की जाएगी। आगे चलते हैं। अयोध्या को 90 करोड़ की सौगात मिली, कैसे? योगी आदित्यनाथ ने गत दिनों अयोध्या किसान सम्मेलन को संबोधित करने के साथ ही लगभग 80.90 करोड़ रुपए की लागत से 40 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इसमें 3.67 करोड़ की 10 परियोजनाओं का लोकार्पण, 26.45 करोड़ की 10 परियोजनाओं का शिलान्यास और 32.77 करोड़ की 20 परियोजनाओं का शुभारंभ शामिल है। अगला फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में फाइलेरिया से उत्तर प्रदेश को मुक्त करने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया है जो आपसे पूछा जा सकता है, और ये लक्ष्य इसी साल का है, यानी 2021 तक उत्तर प्रदेश को फाइलेरिया मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया। सीधा आपसे ईयर पूछा जा सकता है इसमें। आगे चलते हैं। लखनऊ समेत 4 शहरों में बनेंगे बड़े वेयर हाउस। कहाँ कहाँ पर? लखनऊ, उन्नाव, बुलंदशहर और हापुड़ में ये वेयर हाउस बनाए जाएंगे। तो इन वेयर हाउस को बनाने के लिए 6 कंपनियां निवेश करेंगी। लखनऊ में वेयर हाउस बनाने वाली नानक कंपनी ने फ्लिपकार्ट से भी समझौता किया है, जिससे फ्लिपकार्ट को अपने उत्पाद लोगों तक जल्दी पहुंचाने में मदद मिलेगी। इस प्रोजेक्ट से करीब 2000 लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। आगे चलते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे 7 राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा? तो प्रयागराज से मेरठ तक बनाया जाने वाला योगी सरकार का सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट गंगा एक्सप्रेसवे 7 राष्ट्रीय राजमार्गों से और 6 राज्य मार्गों से और 1 एक्सप्रेसवे से और 3 जिला मार्गों से जुड़ेगा, यानी इसकी जो है बहुत अच्छी कनेक्टिविटी होगी। तो यूपीडा ने 594 किलोमीटर के इस एक्सप्रेसवे के रूट ने 17 इंटरचेंज प्रस्तावित किए हैं, जिसके जरिए नेशनल हाईवे व अन्य हाईवे से लोग इस एक्सप्रेसवे पे चढ़ या उतर सकेंगे, यानी जितनी अच्छी कनेक्टिविटी होगी उतना ज़्यादा जो है उस पर लोग चलेंगे। आगे चलते हैं। अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश का पहला SIHM यानी कि स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कहाँ पर बनेगा? अलीगढ़ में। ये सबसे महत्वपूर्ण है। फूड क्राफ्ट संस्थान को HIMS में उच्चीकृत किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने इसके लिए रामपुर गांव में 6 एकड़ जमीन पर्यटन विभाग के नाम पर हस्तांतरित की है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला भी महत्वपूर्ण है काफ़ी। जितने भी ये नए संस्थान और जो पहली बार होता है कि ये पहला विश्वविद्यालय होगा, ये पहला संस्थान होगा, इस तरह के प्रश्न आजकल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इसलिए इस पर जरूर ध्यान दीजिए। तो लखनऊ में देश का पहला डिजाइन विश्वविद्यालय बनेगा। डिजाइन विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में।
और जहां हस्तकला को नए स्वरूप में लाने के लिए डिजाइन तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्वविद्यालय के प्रस्ताव पर अपनी मोहर लगा दी है, यानी इसको स्वीकृति मिल चुकी है। लखनऊ नगर निगम के म्यूनिसिपल बॉन्ड इशू को बीएसई में सूचीगत किया गया, यानी अब जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लखनऊ का जो म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया था उसको सूचीबद्ध किया गया है। और ये बॉन्ड क्या है, 200 करोड़ रुपए के म्यूनिसिपल बॉन्ड को जो है 1 दिसंबर 2020 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कर दिया गया है। लखनऊ नगर पालिका बॉन्ड्स को उठाने वाला देश का 9वां शहर बन गया है, यानी इस तरह के 8 जो है और भी हैं, यानी कुल देश में 9 ऐसी नगर पालिकाएं हैं जो बॉन्ड्स को उठा रही हैं, यानी इनका जो है सूचीबद्ध हो गए। एलएमसी ने 13 नवंबर 2020 को म्यूनिसिपल बॉन्ड इशू लॉन्च किया था। इस बॉन्ड को इंडिया रेटिंग्स द्वारा AA और ब्रिक्स रेटिंग्स द्वारा AACE रेट किया गया है। इस मुद्दे को अमृत योजना के तहत कार्यान्वयन किया जा रहा है और जल आपूर्ति परियोजना में निवेश किया जाएगा। इस बॉन्ड की अवधि कितनी रखी गई, 10 वर्ष रखी गई है। जारी किए गए बॉन्ड में यह सुनिश्चित करेंगे कि लखनऊ नगर निगम को अपने ब्याज के बोझ को सब्सिडाइज करने के लिए 26 करोड़ रुपए मिले। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ के बाद 5 और शहरों में जारी होंगे म्यूनिसिपल बॉन्ड, इसी का ये पार्ट है। तो अब जो है बाकी भी नगर निगम भी प्रयास करेंगे। लखनऊ नगर निगम के बाद जो है गाजियाबाद, प्रयागराज, कानपुर, बनारस व आगरा, इनके भी जो है म्यूनिसिपल बॉन्ड जो है तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रदेश के पहले डेटा सेंटर पार्क का शिलान्यास, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज के इस वीडियो का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये निश्चित रूप से जो है आगे भी पूछा जाएगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में बन रहे प्रदेश के पहले डेटा सेंटर पार्क का लखनऊ में शिलान्यास किया गया। अभी एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक पार्क का पहला चरण 2022 में पूरा होगा। इसमें कुल 6000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बन गई है, सीधा सवाल है। तो आपको बताना है प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव। अभी तक कौन थे, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया थे जो राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति। प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव अब इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थायी कुलपति होंगी। आगे बढ़ते हैं। यूपी में जाति लिखे वाहन जब्त किए जाएंगे, कार्रवाई भी चल रही है। किसी भी वाहन पर आप जाति नहीं लिख सकते हैं। उसके पीछे लोग बड़ा बड़ा अपना जाति का नाम जो है चाहे जिस भी मकसद से लिखते थे, लेकिन अब जो है वो एक तरह का क्राइम हो गया है जो आप नहीं कर सकते हैं, इसके लिए चालान हो जाएगा। एक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम उपलब्धि जुड़ गई है कि गरीबों की सहायता, विशेषकर उनके उपचार के लिए जितनी भी एप्लीकेशंस या जितनी भी आवेदन उन तक आते थे उनका सबका निस्तारण करके उन्होंने सबसे ज़्यादा रुपए स्वीकृत किए हैं, जिससे आम लोग जो है जो उनके पास फरियादी बन के गए और वो जो है इलाज करा सकें। तो इस मामले में भी जो है 9 अरब रुपए अब तक योगी सरकार ने गरीबों के इलाज के लिए खर्च किया है। और ये इस तरह का काम करने वाले 3 सालों में 58,000 से अधिक लोगों की मदद करने वाले और प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। आगे चलते हैं। फ्लिपकार्ट के जरिए भी बेचे जाएंगे ग्रामोद्योग के उत्पाद। तो जो है प्रदेश की ग्रामोद्योग इकाइयों के उत्पादों को ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के जरिए बेचा जाएगा। फ्लिपकार्ट प्रदेश के ग्रामोद्योग इकाइयों के उत्पादों को प्लेटिनम ग्रेड सेलर सपोर्ट देगी। इसके तहत ग्रामोद्योग इकाइयों को फ्लिपकार्ट के जरिए अपने उत्पाद देने पर 6 महीने तक कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। ये जो है एक तरह का समझौता हुआ है। फिर IIT BHU में इसरो का 5वां सेंटर खोला जाएगा। ये भी महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के लिहाज से। अंतरिक्ष अनुसंधान पर अध्ययन व शोध करने के लिहाज से इसरो का 5वां सेंटर व मध्य भारत का पहला स्पेस सेंटर रीजनल एकेडमिक सेंटर फॉर स्पेस IIT BHU में खुलेगा। इससे पहले कहाँ कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है, जयपुर में है, सूरजकुंड मंगलौर में है, गुवाहाटी में है। ये सेंटर खोले जा चुके हैं और अब 5वां जो सेंटर है वो जो है BHU बनारस में खुलेगा। आगे बढ़ते हैं। वायु प्रदूषण के कारण सबसे ज्यादा नुकसान उत्तर प्रदेश की GDP को हुआ। एक रिपोर्ट आई है तो उसके अनुसार लैंसेट प्लेनेटरी हेल्थ पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन ने बताया है कि वायु प्रदूषण के कारण राज्य स्तर पर GDP का सबसे ज्यादा नुकसान उत्तर प्रदेश को
झेलना पड़ा है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली का सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय में गिरावट दर्ज की गई। गत वर्ष वायु प्रदूषण के कारण सबसे ज़्यादा नुकसान उत्तर प्रदेश को हुआ। उत्तर प्रदेश की जीडीपी का 2.2% जो है वायु प्रदूषण के कारण उसको गंवाना पड़ा, और वहीं पर दूसरे नंबर पर बिहार है जिसको 2% का नुकसान हुआ है। आगे चलते हैं। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी भी बनने जा रही है, जिसकी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। नोएडा में ये बनेगा। पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने उसको देखा है। अब इसका डीपीआर तैयार हो रहा है और ये काम दिया गया है अमेरिका की एक कंपनी को। तो यमुना प्राधिकरण के सेक्टर 21 में बनने वाली फिल्म सिटी के लिए फाइनेंशियल बिड खोली गई। इसमें अमेरिकी कंपनी मैसर्स CBRE साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड का चयन किया गया है। कंपनी द्वारा फिल्म सिटी का विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसको डीपीआर कहते हैं, तैयार किया जाएगा और यमुना प्राधिकरण की ओर से खुपुरा क्षेत्र में 1000 करोड़ में दुनिया की सबसे बेहतरीन फिल्म सिटी बनाने का योजना रखी गई है। आगे चलते हैं। एक और उपलब्धि उत्तर प्रदेश के नाम। भारत के टॉप 10 जो पुलिस स्टेशन हैं, थाने हैं, उसमें यूपी का मुरादाबाद का कांट थाना, इसको जगह मिली है। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी सर्वश्रेष्ठ थानों की लिस्ट में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले का जो कांट थाना है ये 8वें स्थान पर है। कौन से स्थान पे? 8वें स्थान पे। पहले स्थान पे कौन है? मणिपुर का नौगपैक सेमकई थौवल जिसको कहते हैं, इसको जो है पहला स्थान मिला है। आगे चलते हैं। होम स्टे योजना ये कहाँ पर शुरू की जा रही है? थारू जनजाति के लोगों के कल्याण के लिए, जिससे कि जो है होम स्टे यानी एक तरह से वो अपने यहाँ लोगों को रोक कर उनसे जो है पर्यटन के माध्यम से पैसा कमा सकें। तो थारू वाली ये योजना जो है शुरू की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित थारू जनजाति लोगों के गाँव को जोड़ने की योजना बना रही है। थारू जनजाति लोग पर्यटकों को घर में भोजन और आवास के लिए उनसे शुल्क प्राप्त करेंगे। एक तरह से होटल होगा, लेकिन वो स्टे होम होगा, मतलब अपने घर में ही रोकेंगे, जिससे उनको एक नेचुरल इन्वायरमेंट पता चले और ट्राइब्स से भी जो है उनका जो है इंटरेक्शन हो सके। इस योजना के तहत घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही पर्यटकों की भागीदारी अपेक्षित है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश विद्युत वितरण नेटवर्क पुनर्वास योजना, ये परियोजना केंद्र सरकार की पावर फॉर ऑल पहल का समर्थन करेगी। ADB द्वारा, एशियाई डेवलपमेंट बैंक द्वारा वित्त पोषित उत्तर प्रदेश विद्युत वितरण नेटवर्क पुनर्वास योजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार करना है। इस परियोजना में आवासीय और कृषि उपभोक्ताओं के बीच बिजली के वितरण को अलग अलग करने के लिए 65,000 किलोमीटर ग्रामीण लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों का रूपांतरण और 11 किलोवाट फीडर के समानांतर नेटवर्क का निर्माण शामिल है। अब आज का जो है ये लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। उत्तर प्रदेश का जो करंट अफेयर्स है दिसंबर का, वो हमने कवर कर लिया है। जल्दी मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्कार, धन्यवाद।